हेलो, गुड इवनिंग, नमस्ते। कैसे हो आप सब लोग? पढ़ाई कैसी चल रही है? हमारा चैप्टर 5 भी स्टार्ट हो गया, बस 2 और चैप्टर है, फिर हमारा फर्स्ट पार्ट फिजिक्स का कंप्लीट हो जाएगा। आई विल ट्राई कि मैं जैन तक कंप्लीट करा दूँ। आपके एग्ज़ाम 11th क्लास के एग्ज़ाम जितना मुझे पता है अप्रैल में होते हैं, मार्च एंड अप्रैल तक होते हैं। और अगर जेई नीट का करें तो उसका भी एग्ज़ाम थोड़ा लेट ही होता है। तो 11th का मैं जैन एंड तक करा दूंगी, 100% करवा दूंगी। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होगा तो वैसे नहीं होना चाहिए, लेकिन चलो देखते हैं, कोशिश पूरी यही करेंगे कि जैन तक हो जाए। एंड हमने पिछले वीडियो के अंदर पढ़ा था, बेसिक जो वर्क डन है उसकी डेफिनेशन पढ़ी थी, उस पर कुछ न्यूमेरिकल्स करे थे। अभी आज हम लोग बात करते हैं एनर्जी की। ठीक है, एनर्जी की बात करेंगे। एनर्जी में हम लोग मेनली बात करने वाले हैं किसकी? काइनेटिक एनर्जी की एंड पोटेंशियल एनर्जी की, इन दोनों की बात करेंगे। फिर हम लोग बात करेंगे वर्क एनर्जी थ्योरम का, जो इन दोनों एनर्जीज पे से रिलेटेड है। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं काइनेटिक एनर्जी। थोड़ा बहुत तो सबको ही पता होगा काइनेटिक एनर्जी। अगर किसी बॉडी के पास वेलोसिटी है, किसी बॉडी अगर मोशन में है तो उसके पास क्या होगी? काइनेटिक एनर्जी। अगर वेलोसिटी है ना तो उसके पास काइनेटिक एनर्जी होगी ही होगी। तो नॉर्मली हम लोग काइनेटिक एनर्जी को डिफाइन करते हैं ½ mv²। देखो इसमें इतना एक्सप्लेन करने जैसा कुछ नहीं। काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक जहाँ पे मोशन है, जहाँ पे कुछ मूवमेंट है, जहाँ पे वेलोसिटी है, तो वहाँ पे काइनेटिक एनर्जी होगी। अगर एक इंसान है वो स्टेबल खड़ा है, कोई मूवमेंट नहीं, उसकी वेलोसिटी 0 है, तो काइनेटिक एनर्जी 0 हो जाएगी। चेंज इन मोमेंटम 0 है, काइनेटिक एनर्जी 0 हो जाएगी। ठीक है, तो ½ mv² हम लोग लिखते हैं काइनेटिक एनर्जी को। अब इसके अंदर एक रिलेशन और हम लोग इसको कर सकते हैं। हमें पता है जो मोमेंटम होता है ना वो क्या होता है? m/v होता है। तो अगर हम लोग इसको इस टर्म में लिखे ना तो हमारी काइनेटिक एनर्जी क्या आ जाएगी? आएगी p²/2m। आपको ट्राई करके देख लेना, ऐसा हो जाएगा। और इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं? हम लोग लिख सकते हैं ½p/v। ठीक है, इस तरह से भी हम इसको लिख सकते हैं। हम लोग मेनली यही 2 फॉर्मूला यूज़ करने वाले। ये फॉर्मूला इतना कोई यूज़ आने वाला नहीं है, लेकिन ये जो फॉर्मूला है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कैसे इंपॉर्टेंट है? देखो, अगर मैं बात करूँ, फर्स्ट हमारे पास केस आता है कि मेरे पास 2 सिस्टम है और दोनों सिस्टम में क्या, जो वेलोसिटी है ना, वेलोसिटी कांस्टेंट है। अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है ना तो काइनेटिक एनर्जी किसके प्रोपोर्शनल होगी? मास के प्रोपोर्शनल होगी। या फिर मैं ऐसे लिख सकती हूँ, अगर 2 सिस्टम की बात करें, के लिख देते चलो, k1/k2 = m1/m2 होगा ना। ये तो हमारी वेलोसिटी कांस्टेंट है, वेलोसिटी कांस्टेंट है तो इस पर डिपेंड नहीं करेगी, ये फिक्स है। तो काइनेटिक एनर्जी किस पे डिपेंड करिए? सिर्फ और सिर्फ मास पे डिपेंड करिए, बिकॉज हमारे पास 2 ही तो टर्म है यहाँ पे, या तो मास है या वेलोसिटी। और वेलोसिटी कांस्टेंट है तो किस पे डिपेंड करिए? मास पे। दूसरा हमारा केस आता है जब हमारा मोमेंटम कांस्टेंट है। मोमेंटम कांस्टेंट, 2 सिस्टम दे रखे हैं, ए और बी या 1 और 2, और दोनों ही मोमेंटम में, जो दोनों ही बॉडीज़ के अंदर, दोनों ही सिस्टम के अंदर जो मोमेंटम है वो सेम है, कांस्टेंट है, चेंज नहीं हो रहा है। तो उस केस में हमारी जो काइनेटिक एनर्जी वो किसके प्रोपोर्शनल होगी? 1/m की होगा ना। देखो इस फॉर्मूले से, ये मोमेंटम है, ये कांस्टेंट है, तो डिपेंड किस पे करेगी? सिर्फ 1/2m। और 2 तो कांस्टेंट है तो उस पर भी इतना फर्क नहीं पड़ेगा, सिर्फ और सिर्फ मास पे। तो यहाँ पे हमारा रिलेशन आएगा k1/k2 = m2/m1 होगा ये रिलेशन। तो क्वेश्चन में आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है कि आपको कौन सी टर्म कांस्टेंट दे रखी है, वेलोसिटी कांस्टेंट दे रखी है या फिर मोमेंटम कांस्टेंट दे रखा है, बिकॉज बहुत ज़्यादा डिफरेंस है दोनों में। अगर वेलोसिटी कांस्टेंट दे रखी होगी तो मास पर प्रोपोर्शनल है, और अगर मोमेंटम कॉस्ट दे रखा है तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है किसके? मास पे। इसलिए दोनों का रिलेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है और क्वेश्चन में अच्छे से पढ़ना है कि क्या गिवन है, वेलोसिटी कांस्टेंट गिवन है या फिर मोमेंटम कांस्टेंट है। ठीक है, चलो ये हो गया, बहुत ही बेसिक सी चीज़ है ये। इसके अलावा अगर हम लोग एक और टॉपिक के बारे में बात करते हैं, विच इज़ व्हाट, कि हमें पूछा है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी और एरर इन मेजरमेंट ऑफ काइनेटिक एनर्जी। इन दोनों में भी काफ़ी डिफरेंस है। देखो, अगर आपका काइनेटिक एनर्जी पे क्वेश्चन आता है ना तो ये ऐसा क्वेश्चन आने से रहा, डिफाइन काइनेटिक एनर्जी, या फिर आपको मास और वेलोसिटी की वैल्यू दे दी और बोला फाइंड काइनेटिक एनर्जी। नहीं,
ये तो कोई 7th 8th क्लास में अगर ऐसे क्वेश्चन आते होंगे तो आते होंगे, बाकी आपके 11th में तो नहीं आते, और नीट जेईई में तो बिल्कुल भी नहीं आते। तो वहाँ पे जो क्वेश्चन बनेंगे ना, एक तो जो मैंने आपको रिलेशन दिखाया ना, काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू पी स्क्वायर अपॉन 2m, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उस पर चांसेस है और आते भी है, मैं करवाऊंगी भी आपको। दूसरा हम अब लोग बात करते हैं चेंज इन काइनेटिक एनर्जी एंड एरर इन मेजरमेंट ऑफ काइनेटिक एनर्जी, दोनों में डिफरेंस है। कैसे डिफरेंस है, हम लोग एक एग्जांपल ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल हमको दिया है कि मास जो है ना, मास में चेंज आ रहा है कितना, 2%, ठीक है, और जो वेलोसिटी है ना, वेलोसिटी वो हो रही है, कम हो रही है, कितना, 1.5% से, हो गया। दूसरा हमने लिया है हमारा सेम डेटा लेते हैं, मास है 2%, मास में चेंज 2%, और वेलोसिटी जो हो रही है ना वो कम हो रही है ±1.5%, ठीक है। ये हमको एरर दे रखी है, वेलोसिटी के अंदर एरर दे रखी है। अब एक क्वेश्चन में हमको ये दोनों डेटा गिवन है और क्वेश्चन में पूछा है फाइंड चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, और उस ये दोनों सेम डेटा के साथ एक क्वेश्चन में हमको पूछा है एरर इन मेजरमेंट ऑफ काइनेटिक एनर्जी, फाइंड द एरर इन मेजरमेंट ऑफ काइनेटिक एनर्जी। तो कैसे चेंज आएगा, देखो, अगर ये पूछा है ना चेंज, तो हमें पता है क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू ½ mv² होता है, ठीक है, होता है। अब हमको निकालना है डेल्टा चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, तो वो क्या हो जाएगा, डेल्टा m अपॉन m, ये जो कांस्टेंट वैल्यूज है वो हम लोग लिखते हैं, डेल्टा m अपॉन m प्लस 2 डेल्टा v अपॉन v, ऐसा ही लिखते हैं ना। चलो ऐसा ही लिखते हैं, हमने पढ़ा भी है फर्स्ट चैप्टर में। लेकिन जब हमको चेंज पूछा होगा ना, तब हमको ये देखना पड़ेगा कि ये कम हो रहा है, ये ज़्यादा हो रहा है, क्या हो रहा है। यहाँ पे हमने मास को माना है कि मास बढ़ रहा है, मास बढ़ रहा है, तो यहाँ पे पॉजिटिव साइन आएगा। अगर हमें क्वेश्चन में गिवन है ना कि ये जो वेलोसिटी है v, ये कम हो रही है, तो हमें यहाँ पे माइनस लगाना पड़ेगा। अगर हम लोग बात करें इस वर्ड चेंज की, हमने जब एरर इन मेजरमेंट पढ़ा था ना, यूनिट 1 तो था, उसमें इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता था कि वो प्लस माइनस क्या, वो हमेशा प्लस ही आता था। तो अगर मैं यहाँ पे बात करूँ ना एरर, वो सेम वाला केस हो गया, तो यहाँ पे हमारा चेंज इन काइनेटिक एनर्जी आएगा ना, वो कितना आएगा, अपॉन के ही होता है, आप लिख दो अगर, वरना वो बोलेंगे क्या गलत हो गया, ये है। अब इसमें जो होगा ना, इसमें फॉर्मूला क्या होगा, डेल्टा m अपॉन m प्लस 2 डेल्टा v अपॉन v, यहाँ पे प्लस ही आएगा, बिकॉज हम लोग यहाँ पे क्या कैलकुलेट कर रहे हैं, एरर कैलकुलेट कर रहे हैं। और जब चेंज की बात करेंगे ना, तो वहाँ हमको देखना पड़ेगा कि कम हो रहा है या ज़्यादा हो रहा है, दोनों ही में जो भी डेटा होंगे, ये ऊपर जा रहा है तो ये प्लस ही होगा, ये नीचे आ रहा है मतलब कम हो रहा है तो यहाँ पे माइनस आएगा। इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, इसमें क्या रहने वाला है, प्लस ही रहने वाला है। तो आप इसको सॉल्व करोगे तो ये कितना आएगा, डेल्टा अपॉन m कितना दे रखा है 2, और माइनस का ये कितना दे रखा है 2 मल्टीप्लाई बाय 1.5, तो हो जाएगा 2 - 3 इक्वल्स टू माइनस का 1, मतलब -1% चेंज आ रहा है किसमें, काइनेटिक एनर्जी में। इसका मतलब 1% से काइनेटिक एनर्जी क्या हो रही है, कम हो रही है। और यहाँ मैं बात करूँ तो कितना आएगा, 2 + 2 × 1.5, तो हो जाएगा 5%। तो इसका मतलब यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी में चेंज कितना आ रहा है, एरर में कितना चेंज आ रहा है, एरर कितनी आ रही है, 5% की एरर आ रही है। तो चेंज पूछा है या एरर पूछा है, उसका भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। एरर में सब कुछ पॉजिटिव रहता है, और चेंज की बात करेंगे तो हमें प्लस या माइनस का साइन देखना पड़ेगा। चलो ठीक है, ये भी टॉपिक हो गया, ये भी चीज़ हो गई। अभी हम लोग एक बात करते हैं कि हमने चेंज इन मोमेंटम की बात करी ना, चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम, तो यहाँ पे भी दो केस है। देखो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग मुझे पता है लग रहा होगा कि यार उसके 2 केस है, इसके 2 केस है, मोमेंटम काइनेटिक एनर्जी के 2 फॉर्मूले हैं, फिर उसके बाद में उसमें चेंज है, एरर क्या है, और फिर जब चेंज की बात करें इसमें भी 2 है। हाँ 2 है, और याद भी रखने पड़ेंगे। मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है और आपके पास तो और भी कोई ऑप्शन नहीं है, ठीक है। तो चलो, चेंज इन मोमेंटम में 2 केस होंगे हमारे पास। अगर चेंज है लेस देन 5% और दूसरा है ग्रेटर देन 5%, ठीक है। आपको जब मोमेंटम में चेंज या वैल्यूज़ गिवन होगी ना कि फाइंड चेंज इन मोमेंटम, तो उसमें क्वेश्चन के अंदर गिवन होगा, जो चेंजेस गिवन होंगे ना वो गिवन होगा कि मोमेंटम इतना चेंज हो रहा है, मास इतना चेंज हो रहा है। अगर वो परसेंटेज चेंज 5% से कम है तो हमें अलग मेथड यूज़ करना पड़ेगा, और अगर 5% से ज़्यादा है ना तो हमें अलग मेथड यूज़ करना पड़ेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल हमें क्वेश्चन में गिवन है कि जो मोमेंटम है ना, मोमेंटम चेंजेस, ऐसे लेते हैं, मोमेंटम इज p एंड इट
कोई भी हमने मेथड यूज़ कर लिया, इट चेंजेस बाय 2%, ठीक है, 2% से ये चेंज हो रहा है, तो उस केस में क्या होगा, 2% से हो रहा है मतलब 5% से लेस है, तो हम लोग क्या निकालेंगे, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो ये कितना हो जाएगा, डेल्टा एम अपॉन एम प्लस 2 डेल्टा वी अपॉन वी, लिखते हैं हम लोग ऐसे। या फिर हम लोग अगर मोमेंटम में चेंज दे रखा है तो हम लोग ये फॉर्मूला नहीं लगाएंगे, हम लोग लगाएंगे ई इक्वल्स टू क्या होता है, पी स्क्वायर अपॉन 2m, तो हम लोग लिखेंगे डेल्टा ई अपॉन ई इक्वल्स टू 2 डेल्टा पी अपॉन पी। इंक खत्म हो गई है, देखो जितने भी इंक डाल देती हूँ, तब तक आपसे बात कर लेती हूँ। जो भी मेथड्स होंगे ना वो आपको पता रखने ही पड़ेंगे। देखो आप कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, ठीक है, अगर आप सिर्फ बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हो ना तो उसमें इतना सब कुछ नहीं आता है, वो तो बहुत ही नॉर्मल मतलब बेसिक रहता है, उसमें इतना डिफ़िकल्टी जैसा कुछ होता नहीं है। लेकिन आप कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो ना तो आपको ये सारी चीज़ें देखनी पड़ेगी। और आपकी स्कूल वगैरह में कौन सी यूनिट चल रही है वो भी मुझे बताना, कितना कोर्स कंप्लीट हो गया, कितना कोर्स बाकी है, प्रैक्टिकल्स कैसे चल रहे हैं, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है। जो लोग अभी अभी 11th क्लास में आए उनके लिए बता रही हूँ, तो ये चीज़ भी आप मुझे बता सकते हो कमेंट्स में, हम लोग बात कर सकते हैं इस बारे में भी, ठीक है। चलो तो यहाँ पे जैसे हमको पूछा है मोमेंटम में चेंज इतना हो रहा है, तो फाइंड चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ये मेरा कंप्लीट क्वेश्चन हो गया कि हमें क्वेश्चन में गिवन है कि मोमेंटम में चेंज आ रहा है 2% का, देन फाइंड चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो ये कितना आएगा, ये आएगा डेल्टा ई अपॉन 100 से मल्टीप्लाई कर देना, परसेंटेज एरर की बात करें 2, और मोमेंटम में चेंज कितना गिवन है 2%, तो ये जाएगा 2, तो ये कितना आ जाएगा 4% का चेंज आ जाएगा, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और जब हमको क्वेश्चन में गिवन होगा ना कि ये चेंज है 20%, लेट्स से इट इज़ 20%, तब बताओ कि काइनेटिक एनर्जी में चेंज कितना होगा। तब हम लोग ऐसे नहीं लगा सकते 2 × 20 40% आ गया, नहीं ऐसे नहीं होगा। उस केस में आपको लगाना पड़ेगा चेंज इन एनर्जी इक्वल्स टू इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी माइनस फाइनल काइनेटिक एनर्जी डिवाइडेड बाय इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। आपको ये प्रॉपर फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, और परसेंटेज एरर की बात करें तो 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन में इनिशियल काइनेटिक एनर्जी दे रखी है पी स्क्वायर अपॉन 2m दे रखी है, और मोमेंटम में कितना चेंज आ रहा है 20%। तो अगर हमारा इनिशियल मोमेंटम p1 था तो फाइनल मोमेंटम हो जाएगा p1 प्लस 20% ना, इसका मतलब 20/100 कितना हो जाएगा 0.2 p1, तो ये हो जाएगा 1.2 p1, ठीक है। अगर हमारा इनिशियल मोमेंटम p था ना तो हमारा नया मोमेंटम कितना हो जाएगा 1.2 p। ये चीज़ तो आपको समझ में आई होगी या नहीं आई। देखो इनिशियल मोमेंटम हमको गिवन है p, और मोमेंटम में चेंज कितना आ रहा है 20% मतलब इसका 20%, तो p का 20% कितना होगा p × 20/100 विच इज़ 0.2 p। तो नया मोमेंटम हमारा क्या बन जाएगा p प्लस 0.2 p, इसका मतलब 1.2 p होगा। चलो ठीक है, हो गया। तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी निकालनी, वो क्या होती है पी स्क्वायर अपॉन 2m। तो 2m हम लोग नहीं लेते बिकॉज नीचे भी काइनेटिक एनर्जी ना, तो 2m से 2m कैंसिल हो जाएगा, हम लोग सिर्फ p की टर्म में लेते हैं। तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी होगी पी स्क्वायर, फाइनल काइनेटिक एनर्जी कितनी हो गई 1.2, ये मॉडुलस ले लेना, नेगेटिव नहीं आता है चेंज, माइनस, या फिर आप इसको उल्टा ही कर दो, चलो ऐसे ही कर दो और भी ज़्यादा ईजी हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 1.2 p का होल स्क्वायर माइनस का p का होल स्क्वायर, इनिशियल इतनी है और वापस इनिशियल कितना है p स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 100 लिख सकते हैं। अब देखो ये कितना हो जाएगा 1.2 p का स्क्वायर हो जाएगा 1.44 p स्क्वायर माइनस p स्क्वायर डिवाइडेड बाय p स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 100। 1.44 p स्क्वायर माइनस p स्क्वायर कितना हो जाएगा 1.44, और p स्क्वायर से p स्क्वायर डिवाइड हो जाएगा, ये हो जाएगा 100, तो हो जाएगा 144। तो इसका मतलब ये जो चेंज आया है ना, अरे ये हो गया 0.4, तो ये हो जाएगा 44%। तो अब यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी में जो चेंज आया वो कितना आया 44% का चेंज आया है। और अगर मैं इस फॉर्मूले से करती तो सीधा क्या आता मेरा 40% ही आता ना, 2 × 20 40%। तो आपको ये देखना पड़ेगा कि क्वेश्चन के अंदर जो चेंज मोमेंटम का दे रखा है वो कितना दे रखा है, 5 से कम है या 5 से ज़्यादा है। लेस देन 5 है ना, तब ये एक्यूरेट हो जाता है, चल जाता है इतना, इस फॉर्मूले को अपन यूज़ कर सकते हैं।
और ये मोर एक्यूरेट फार्मूला होता है, ठीक है, ये ज़्यादा एक्यूरेट फार्मूला होता है, इसलिए अगर ज़्यादा चेंजेस आ रहा है ना तो हमें इस फॉर्मूले के थ्रू करना पड़ेगा। थोड़ा बहुत चेंजेस आ रहा है 1% 2% तो हम लोग ये फॉर्मूला लगा के कर सकते हैं, अदरवाइज हमको वो फॉर्मूला यूज़ करना पड़ेगा। तो अब वो क्वेश्चन में देखना है लेस देन 5% है या ग्रेटर देन 5%, लेस देन 5% में ये और ग्रेटर देन में ये, ठीक है। चलो अभी हम लोग बात करते हैं, हमने काइनेटिक एनर्जी पढ़ ली, अब हम लोग पोटेंशियल एनर्जी नेक्स्ट में पढ़ेंगे। हम लोग उससे पहले एक इम्पॉर्टेंट थ्योरम है, वो इम्पॉर्टेंट थ्योरम पढ़ते हैं विच इज़ वर्क एनर्जी थ्योरम। वर्क एनर्जी थ्योरम काफ़ी इंपॉर्टेंट थ्योरम है, इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स भी काफ़ी अच्छे अच्छे आते हैं। अब हमें काइनेटिक एनर्जी के बारे में काफ़ी कुछ पता है तो हम लोग इस थ्योरम के बारे में बात कर सकते हैं। तो वर्क एनर्जी थ्योरम क्या होता है, सबसे पहले मैं इसका स्टेटमेंट लिख देती हूँ। वर्क एनर्जी थ्योरम के अकॉर्डिंग टोटल वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस, जितने भी फोर्सेस अवेलेबल है ना, बाय ऑल द फोर्सेस इज equal to the change in kinetic energy। ये बता रहे हैं हम लोग कि किसी भी, अगर हम लोग सिस्टम की बात करें, किसी एक सिस्टम पे बात करें, उस सिस्टम पे टोटल जितने भी नंबर ऑफ फोर्सेस लग रहे हैं ना, जो भी फोर्सेस की टाइप है, चाहे वो कंजर्वेटिव फोर्सेस हो, अभी तक हमने इनके बारे में नहीं पढ़ा है, हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं, इसलिए मैं अभी इतना डिटेल में नहीं बताऊंगी। चाहे कंजर्वेटिव हो, चाहे नॉन कंजर्वेटिव हो, या फिर क्या इंटरनल फोर्सेस हो या एक्सटर्नल फोर्सेस हो, कोई भी फोर्सेस हो, वर्क डन बाय ऑल दिस फोर्सेस इज इक्वल्स टू व्हाट, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो अगर मुझे इसको स्टेटमेंट में लिखना होगा ना तो मैं लिखूंगी वर्क, टोटल वर्क डन, सारे फोर्सेस इक्वल्स टू व्हाट, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ये होता है हमारा वर्क एनर्जी थ्योरम, कि किसी भी सिस्टम पर जो टोटल वर्क डन है, सारे के सारे फोर्सेज, जो भी फोर्सेज उसके ऊपर लग रहे हैं, फ्रिक्शन लग रहा है, mg लग रहा है, जो भी फोर्स लग रहा है, नॉर्मल रिएक्शन लग रहा है, सारे फोर्सेज का जो वर्क डन मिलाकर होगा वो किसके बराबर होगा, उस सिस्टम की चेंज इन, उस सिस्टम में की काइनेटिक एनर्जी में कितना चेंज आ रहा है उसके बराबर होगा। तो ये हमारा स्टेटमेंट होता है। अब देखो हमारा वर्क डन किस पे डिपेंड कर रहा है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। अगर वर्क जो टी है वो पॉजिटिव है ना, तो इसका मतलब क्या हो रहा है, काइनेटिक एनर्जी सिस्टम की क्या हो रही है, बढ़ रही है, इट इज इंक्रीजिंग। और अगर टोटल वर्क डन क्या है, नेगेटिव है, इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी इज डिक्रीजिंग। क्या मतलब हुआ इसका, हमने टोटल वर्क डन पॉजिटिव किया है तो मतलब चेंज इन काइनेटिक एनर्जी भी क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। और जो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी है वो क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल, यही तो होता है। तो अगर ये पॉजिटिव आ रहा है इसका मतलब फाइनल वाला ज़्यादा है और इनिशियल वाला कम है, तभी तो इनका जो डिफरेंस है, इनका जो चेंज है वो क्या आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है, ये पॉजिटिव आएगा। इसका मतलब हमारा जो फाइनल काइनेटिक एनर्जी ना सिस्टम की वो बढ़ी है, क्या हुई है, इंक्रीज हुई है। उसी टाइप से अगर वर्क डन नेगेटिव आ रहा है इसका मतलब फाइनल काइनेटिक एनर्जी इनिशियल से क्या है, कम है। और अगर वो कम है इसका मतलब हमारी काइनेटिक एनर्जी सिस्टम की क्या हुई है, कम हुई है। तो इस टाइप से हमको ये बताना पड़ेगा कि टोटल वर्क डन इज व्हाट, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। चलो ठीक है, ये तो हमने बात कर ली थ्योरम की, लेकिन हम इसको प्रूव कैसे करेंगे, हमको कैसे पता कि हमने ये कैसे निकाला कि वर्क डन जो है वो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर आ रहा है। तो उसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग इसको प्रूव कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमने ये फॉर्मूला पढ़ा है, F इक्वल्स टू व्हाट, F.dr, ये फॉर्मूला हमने पढ़ा है। अब हमें पता है कि जो m है ना, हम लोग x डायरेक्शन में, सिर्फ एक डायरेक्शन में बात करते हैं तो हम लोग F.dx लिख सकते हैं। अब हमें पता है कि F इक्वल्स टू क्या होता है, बाय द सेकेंड लॉ ऑफ मोशन F इक्वल्स टू ma, ठीक है। चलो ma भी हो गया, और a को हम लोग क्या लिखते हैं, dv/dt लिखते हैं। लेकिन हमको देखो, हमको यहाँ पे t की टर्म में नहीं चाहिए, x की टर्म में चाहिए। तो अब हमको उसको कैसे चेंज करना है, हम लोग पहले भी बहुत बार कर चुके हैं। तो हम लोग लिख सकते हैं a इक्वल्स टू dx से मल्टीप्लाई कर दो, डिवाइड कर दो और ऐसे लिख दो। dx कैंसिल होता है तो dv/dt बचने वाला है। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं dv/dx, और dx/dt क्या होता है, वेलोसिटी तो होता है। तो उस टाइप से हमारा जो एक्सीलरेशन है वो क्या आ गया, a dv/dx।
आया, आ गया, इजीली है, इजी हो गया, इसमें तो कुछ प्रॉब्लम ही नहीं है। तो हम लोग सिंपल क्या करने वाले हैं, हमारा जो फोर्स है ना वो होता है मास इंटू डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू हम लोग लिखेंगे mdv/dx मल्टीप्लाई बाय dx। हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। चलो ठीक है, अब यहाँ पे देखो dx से dx तो कैंसिल हो जाएगा, m कांस्टेंट इसको बाहर ले लिया, पीछे क्या है v dv। अब dv आ रहा है, इसका मतलब हमको वेलोसिटी की लिमिट चाहिए, तो हमने इनिशियल वेलोसिटी से स्टार्ट करके फाइनल वेलोसिटी तक गए। हमें नहीं पता वेलोसिटी कितनी है, ठीक है, पता है कुछ इनिशियल होगी और कुछ फाइनल होगी। तो हमारा वर्क डन कितना हो जाएगा m, और v dv का इंटीग्रेशन क्या होता है, v²/2 होता है, और ये हो जाएगा v इनिशियल v फाइनल। इसको और आगे सॉल्व करो तो ये हो जाएगा m vf²/2 माइनस vi²/2, और सॉल्व करो तो w इक्वल्स टू हाफ m vf² माइनस हाफ m vi²। अब देखो हमारे पास जो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला था वो क्या था, हाफ mv²। हमारे पास था ये फॉर्मूला, तो क्या हम ये फॉर्मूला इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं, इजीली कर सकते हैं ना अप्लाई, इसमें क्या प्रॉब्लम है। तो अगर मैं इसको और शॉर्ट फॉर्म में लिखूँ ना तो हमारा क्या हो जाएगा, w यानी वर्क डन, टोटल वर्क डन ले लेते हैं, ये हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी कौन सी, फाइनल, और माइनस काइनेटिक एनर्जी कौन सी, इनिशियल। तो इसको हम लोग ऐसे नहीं लिख सकते, वर्क डन इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। यही थ्योरम हमने अभी स्टेटमेंट में लिखी थी, और उसको अगर प्रूव करना है तो आप इस तरीके से प्रूव कर सकते हो। अगर सीबीएसई के लिए तैयारी कर रहे हो ना, सिर्फ बोर्ड एग्जाम्स के लिए, तो उसमें ये जो डेरिवेशन है वो आ सकता है। तो बेसिकली हमारे पास एक थ्योरम है, दैट इज वर्क डन इज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, और इस टाइप से आपको ये सॉल्व हो जाएगा। अब इसके अंदर कुछ न्यूमेरिक इस थ्योरम में इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है, हमको सिंपल सा इसका स्टेटमेंट है, हमने इसको प्रूव कर दिया। इसके बाद में जो नेक्स्ट चीज़ आती है कि हम लोग इसके ऊपर कितने ज़्यादा न्यूमेरिकल्स करते हैं। अभी हम लोग कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं जो कि काइनेटिक एनर्जी पे होंगे और वर्क एनर्जी थ्योरम पे होंगे, जो हमने अभी अभी पढ़ा है। तो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है बॉडी ऑफ मास। मास हमको गिवन है कितना है, 0.5 kg, ठीक है। ट्रेवल्स ऑन स्ट्रेट line path with velocity is given which is v is 3x² 4। यहाँ पे velocity x की टर्म में, इसका मतलब x के साथ velocity क्या हो रही है, चेंज हो रही है। द नेट वर्क डन, हमको वर्क डन निकालना है बाय द फोर्स ड्यूरिंग द डिस्प्लेसमेंट, और डिस्प्लेस यानी x जो वेरी हो रहा है ना वो वैल्यू गिवन है x इक्वल्स टू 0 से x इक्वल्स टू 4। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या हो जाएगा, हम लोग वर्क एनर्जी थ्योरम निकाल सकते हैं विच इज w इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, और काइनेटिक एनर्जी का चेंज मतलब हाफ m vf² माइनस हाफ m vi² हो जाएगा। हाफ m कॉमन है, vf² माइनस vi²। अब सबसे पहले हम लोग vf निकालते हैं। वेलोसिटी क्या है, 3x² प्लस 4 है, इसको हम लोग v ले लेते हैं। तो vf का होगा जहाँ पे फाइनल डिस्प्लेसमेंट किस पे, 4 पे है ना, तो v 4 हो जाएगा ना, इस पे फाइनल हमारा वेलोसिटी हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई बाय 4 का स्क्वायर यानी 16 प्लस 4 कितना हो जाएगा, 52 हो जाएगा ये। और अगर मैं बात करूँ v इनिशियल विच इज वेलोसिटी है 0.0, तो वो तो 0 कितना हो जाएगा, नहीं 0 नहीं होगा, 3 मल्टीप्लाई बाय 0 प्लस 4 तो हो जाएगा 4। तो हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी फाइनल वेलोसिटी की और इनिशियल वेलोसिटी की। हम लोग फाइनल वेलोसिटी एक बार फिर से चेक कर लेते हैं। x इक्वल्स सॉरी यहाँ पे x इक्वल्स टू 2 पॉइंट गिवन है, तो ये फिर यहाँ पे थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे 3 मल्टीप्लाई बाय 4 प्लस 4, तो ये कितना हो जाएगा 12 प्लस 4 16। चलो ठीक है, हमारे पास vf आ गया और vi भी आ गया। हमको वैल्यूज पुट करनी है, w इक्वल्स टू हाफ मास की वेलोसिटी, सॉरी मास कितना दे रखा है 0.5 यानी 1/2 लिख देते हैं, और vf² यानी 16 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर। और जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे ना, ये कितना आएगा, ये आएगा 1/4 मल्टीप्लाई बाय 16 और ये हो जाएगा 256 माइनस 16, तो ये हो जाएगा 1/4 मल्टीप्लाई बाय 240। तो ये W वर्क डन जो आ रहा है ना वो हमारे पास आएगा 60 जूल। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। इसके अंदर हमको पार्टिकल ऑफ मास इसके अंदर भी गिवन है। अगेन कितना है, हाफ kg लिख सकती हो ना, 500 ग्राम लिखा है तो, लेकिन यहाँ पे जो वेलोसिटी है उसका फंक्शन चेंज हो गया, ये है bx⁵2। वर्क डन निकालना है और डिस्प्लेसमेंट की रेंज तरीके सेम, हमें वर्क एनर्जी थ्योरम लगाना पड़ेगा। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी यानी हाफ m vf² हो जाएगा माइनस vi² हो जाएगा। अब हाफ m vf कितना हो जाएगा और vi कितना हो जाएगा, ये चलो हमें फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम लोग v फाइनल निकालते हैं। v फाइनल यानी किस पे, 4 पे, तो v4 ये कितना हो जाएगा,
बी कांस्टेंट है, एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एक्स की वैल्यू हो जाएगी 4, 4 की पावर कितना हो जाएगा 5/2। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, हो जाएगा बी 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 5/2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो बेसिकली 2 की पावर 5b हो जाएगा। ठीक है, अब आप आगे देखो, इसके अंदर हम लोग को निकालना है वी इनिशियल, तो वी इनिशियल कितना हो जाएगा, ये है हमारे पास 0, तो वो तो 0 ही रहने वाला है। अब हमारे पास जो वी फाइनल है हम उसको आगे और सॉल्व कर देते हैं, ये हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, 5 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दो तो ये कितना हो जाएगा 8 2 4 8 16 32 बी आ जाएगा हमारे पास क्या, वी फाइनल। अब आप वैल्यू पुट करो तो वर्क डन हो जाएगा हाफ एम, एम की वैल्यू कितनी है 1/2, वी फाइनल का स्क्वायर यानी 32 का स्क्वायर बी का स्क्वायर -0, यही होगा। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, देखो ये आने वाला है, बी की वैल्यू क्या हमें क्वेश्चन में गिवन है, बी की वैल्यू क्वेश्चन में, यस 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 सॉरी मैं बी की वैल्यू लिखना भूल गई, बी की वैल्यू क्वेश्चन के अंदर गिवन है 1/4, ये हमें बी की वैल्यू गिवन है, बी इक्वल्स टू 1/4, तो हम लोग वैल्यू पुट कर लेते हैं, डब्ल्यू इक्वल्स टू 1/4 मल्टीप्लाई बाय 32 का स्क्वायर एंड मल्टीप्लाई बाय 1/4 का स्क्वायर, यही हो जाएगा 1/16। ओके, तो अब देखो मैं इसको लिख सकती हूँ, इसको अगर मैं सॉल्व करूँगी ना तो ये कितना आ जाएगा 32 का स्क्वायर 1/4, और 32 की पावर 2 को मैं लिख सकती हूँ 4 की पावर 5 1/4 की पावर स्क्वायर, तो ये बच जाएगा 4 की पावर स्क्वायर विच इज 16 जूल। देखो ये इसको आपको सॉल्व करना पड़ेगा, मैंने तो ये क्वेश्चन पहले भी कर रखा है इसलिए मुझे पता है इसका 4 की पावर 5 आता है। आप इसको अगर ऐसे नहीं सॉल्व होता तो इन जनरल भी आप सॉल्व कर सकते हो, इसकी वैल्यू आएगी 16 की पावर 16 जूल, इसका आंसर आएगा। अभी हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन के अंदर हमको पूछा है अ पोर्टर लिफ्ट्स अ हैवी सूटकेस ऑफ मास, मास हमको गिवन है कितना है 80 kg एंड एट अ डेस्टिनेशन लोअर्स इट डाउन एट बाय अ डिस्टेंस ऑफ 80 सेंटीमीटर, जो डिस्टेंस है ना, जो हाइट है, मतलब उसने यहाँ से हैवी सूटकेस को मास डेस्टिनेशन हैवी डेस्टिनेशन एट अ लोअर, ठीक है, यहाँ पे इसने इसको ऊंचा रखा है और इसको यहाँ पे पुट कर देता है, तो ये जो जाएगा नहीं इसकी हाइट हो जाएगी, तो ये हाइट हमारी कितनी है 80 सेंटीमीटर, तो इसका मतलब 80 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻2 मीटर, मीटर में चेंज कर देंगे, डिस्टेंस ऑफ 80 विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी, कैलकुलेट द वर्क डन बाय द पोर्टर इन लोअरिंग द सूटकेस। देखो अगर हम लोग यहाँ पे लगाते हैं ना ये हमारा वर्क एनर्जी थ्योरम, तो क्या हो जाएगा W इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, तो आप यहाँ पे देखो यहाँ पे वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं आया, कांस्टेंट वेलोसिटी इसने बोला है, अगर कांस्टेंट वेलोसिटी बोला है, वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं, तो इनिशियल और फाइनल काइनेटिक एनर्जी सेम ही होगी, तो वर्क डन जो टोटल वर्क डन होगा ना वो हमारा 0 हो जाएगा। अब यहाँ पे 2 वर्क डन है, एक वर्क कौन सा है WT इक्वल्स टू, एक तो mg वाला है, ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स ने करा है, और कौन सा एक पोटेंशियल एनर्जी में चेंज आएगा, इसने ऊपर से इसको कहाँ लाया है, नीचे लाया है, तो ये हो जाएगा पोटेंशियल एनर्जी वाला वर्क डन। ठीक है, चलो पोटेंशियल या फिर कॉन्फिगरेशन आप कुछ भी बोल दो इसको। अब इसकी वैल्यू 0 है तो हम लोग लिख सकते हैं WmG इक्वल्स टू माइनस का WPE लिख रही हूँ मैं इसको। अब देखो अब हमें क्वेश्चन में गिवन है कि वर्क डन बाय द पोर्टर, तो ये जो mg है ना, ये किसने, पोर्टर नहीं तो काम करा ना, mg इसके मास की वजह से लगाया ना, तो हम लोग इसको W पोर्टर लिख सकते हैं विच इज माइनस। अब पोटेंशियल एनर्जी वाला क्या होता है mg, जी हमने पढ़ा नहीं है लेकिन हम लोग पढ़ लेंगे, और इतना तो आपको पता ही होगा फॉर्मूला क्या हो जाता है, माइनस का mgh। ठीक है, अब हमारे पास m की वैल्यू दे रखी है 80, g की वैल्यू हमें पता है कितना 9.8 ले लो आप, माइनस लगा दो, और हाइट कितना 80 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻2 हो जाएगा। आप इसको लिखो माइनस का 1600 इंटू 9.8 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻2, तो ये कैंसिल हो जाएगा, बचेगा माइनस का 16 मल्टीप्लाई बाय 9.8 हो जाएगा। और इसको आप जब कैलकुलेट करोगे तो ये आएगा कुछ टोटल वर्क आ जाएगा, नहीं सॉरी पोर्टर वाला वर्क डन आ जाएगा माइनस का 627.2 जूल। तो इस टाइप से आपको ये क्वेश्चन करना है। तो ये हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन के अंदर हमको बोला है अ बॉल इज प्रोजेक्टेड विद काइनेटिक एनर्जी E एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री टू द हॉरिजॉन्टल। इसका मतलब हम लोग यहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं, प्रोजेक्टाइल मोशन की बात कर रहे हैं, और हमको ये जो एंगल है ना E कितना गिवन है 60 डिग्री, और अब हमको पूछा है
कि द काइनेटिक एनर्जी ऑफ दिस बॉल एट हाईएस्ट पॉइंट ऑफ इट्स फ्लाइट, हाईएस्ट पॉइंट कौन सा होता है, ये होता है। अब देखो यहाँ पे हम वेलोसिटी जीरो नहीं लिख सकते बिकॉज ये वेक्टर क्वांटिटी होती है, वेलोसिटी एक्स और वाई दोनों डायरेक्शन में होती है। जो वी वाई वाला कंपोनेंट होता है ना, ये जीरो होता है। वी एक्स कितना होता है, वी कॉस थीटा होता है, वी कॉस थीटा, बिकॉज ये पूरे के पूरे थ्रू आउट द जर्नी सेम रहता है, इसमें कोई चेंज नहीं आता है। तो ये वी एक्स कितना हो जाएगा, वी वेलोसिटी और कॉस थीटा, थीटा कितना दे रखा है 60, तो कॉस 60 डिग्री, तो ये वैल्यू हो जाएगी हमारे पास v/2 हो गई वैल्यू। अब आप देखो, अब हमें क्वेश्चन में क्या पूछा है, काइनेटिक एनर्जी निकालनी है, तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा, हाफ एम वी स्क्वायर, और v कौन सा होगा, सिर्फ वी एक्स होगा बिकॉज वी वाई कॉम्पोनेंट तो जीरो है, तो ये कितना हो जाएगा हाफ, और आप इसे मल्टीप्लाई कर दो m, और वी एक्स कितना हो जाएगा v/2 का स्क्वायर। तो इसको सॉल्व करेंगे ना, तो ये हमारा आ जाएगा, कितना आ जाएगा, हाफ एम वी स्क्वायर अपॉन 4 या फिर एम वी स्क्वायर अपॉन 8 हम लोग लिख सकते हैं। अब क्वेश्चन में ये पूछा है बॉल इज प्रोजेक्टेड विद काइनेटिक एनर्जी ई, ठीक है, मतलब इनिशियल जो काइनेटिक एनर्जी है ना, जो इस पॉइंट पे होनी चाहिए वो कितनी है इसकी, हाफ एम वी स्क्वायर, यहाँ पे हाफ वी एम वी स्क्वायर है, और इसको हम लोग बोलते थे इनिशियल, और ये फाइनल काइनेटिक एनर्जी या फिर किसी पॉइंट पे जो काइनेटिक एनर्जी है ना वो कितनी है, एम वी स्क्वायर अपॉन 8। तो अब हमें रिलेशन निकालना ई आई और ई एफ के अंदर, तो हम लोग लिख सकते हैं ना ई एफ इक्वल्स टू ई आई अपॉन व्हाट 4, ये हो जाएगा हमारा रिजल्ट, क्योंकि हमको यहाँ पे गिवन है ई जो कि इनिशियल है इस पॉइंट पे, और उसके बाद में इसको थ्रो करा है, तो फिर वो चेंज होकर कितनी हो जाएगी, एम वी स्क्वायर अपॉन 8, तो रिलेशन निकल जाएगा ये। सो ये हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन के अंदर हमको गिवन है बुलेट ऑफ मास, ये बुलेट है और इसका मास कितना गिवन है, 200 ग्राम या फिर 0.2 kg हम लोग लिख सकते हैं। हैविंग काइनेटिक एनर्जी 90 जूल, मतलब हमारी जो काइनेटिक एनर्जी है ना वो कितनी दे रखी है, 90 जूल। इस शॉर्ट इनसाइड अ लॉन्ग स्विमिंग पूल, ये स्विमिंग पूल है, लेट्स से इसकी जो लेंथ है ना वो कितनी है, एस है, इसमें गिवन है, एंड इनसाइड अ लॉन्ग स्विमिंग पूल इफ इट्स काइनेटिक एनर्जी रिड्यूस टू 40 जूल, मतलब इसकी ये मैं ले लेती हूँ इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी इसकी कितनी हो रही है, 40 जूल, कम हो रही है ना, तो फाइनल और कितने टाइम में हो रही है, t इक्वल्स टू 1 सेकेंड के अंदर इसकी चेंज हो रही है। द मिनिमम लेंथ ऑफ द पूल द बुलेट हैज टू ट्रेवल सो दैट इट कम्प्लीटली कम्स टू रेस्ट। ओके, जब भी हमको पूछा है ना बुलेट वाले क्वेश्चन, हमने लॉज ऑफ इक्वेशन ऑफ मोशन में भी करा है, तो यहाँ पे हम लोग थर्ड इक्वेशन लगवाते हैं विच इज वी स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग इनिशियल फाइनल वेलोसिटी हम लोग को इसको कहाँ पे लाना है, रेस्ट पे लाना है, तो फाइनल वेलोसिटी 0 होनी चाहिए, इनिशियल वेलोसिटी और ये माइनस होगा बिकॉज बुलेट की स्पीड कम हो रही है, ठीक है। तो यू स्क्वायर इक्वल्स टू 2as, एस क्या है, ये पूरे स्विमिंग पूल की लेंथ, तो अगर हमें निकालना है किसका वैल्यू निकालना है, लेंथ निकालनी एस, तो वी नीड यू स्क्वायर अपॉन 2a चाहिए। अब हमारे पास न तो u है न वेलो, इसकी जो एक्सीलरेशन है वो, तो पहले हमें ये दोनों चीज़ें निकालनी पड़ेगी। यहाँ पे कैसे निकालेंगे, हमको इनिशियल और फाइनल दोनों काइनेटिक एनर्जी गिवन है। हमारा काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, E इक्वल्स टू हाफ एम वी स्क्वायर, तो यहाँ से अगर मैं v की वैल्यू निकालूँ ना, तो v की वैल्यू कितनी आती है, v की वैल्यू आ जाएगी, सॉरी फिर से करते हैं हम लोग, 2e इक्वल्स टू एम वी स्क्वायर हो जाएगा, और v स्क्वायर इक्वल्स टू 2e अपॉन एम हो जाएगा, ओके, एंड v इक्वल्स हो जाएगा अंडर रूट 2e अपॉन एम, ये हमारे पास वैल्यू हो जाएगी किसकी, वेलोसिटी की। तो अगर हमें इनिशियल वेलोसिटी निकालनी u है, तो यहाँ पे हमारा फॉर्मूला क्या जाएगा, 2 इनिशियल काइनेटिक एनर्जी अपॉन m। अब हमारे पास सारी वैल्यूज है, 2 है ई आई, इनिशियल कितना है 90 है, 90 डिवाइडेड बाय m कितना है, मास दे रखा है 0.2, ठीक है, ये हो गया 0.2। तो आप इसको सॉल्व करेंगे हम लोग, तो ये हो जाएगा यू आई, इनिशियल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी √180 डिवाइडेड बाय 0.2, या फिर मैं लिख सकती हूँ √900 हो जाएगा, ये 10 मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 से, कितना हो जाएगा 900। तो इनिशियल वेलोसिटी आ रही है हमारे पास 30 मीटर पर सेकेंड आ रही है। अब हमारे पास स्पेस कम है, तो हम थोड़ा सा यहाँ पे क्लियर कर लेते हैं सारा का सारा डेटा यहाँ तक, ठीक है, ये हमने क्लियर कर दिया। अब देखो इनिशियल वेलोसिटी कितनी आई है, 30 मीटर पर सेकेंड। अब हमें फाइनल वेलोसिटी निकालनी है, तो फाइनल वेलोसिटी के लिए भी हमें सेम फॉर्मूला अप्लाई करना है, बस इनिशियल की जगह फाइनल काइनेटिक एनर्जी रखनी है। तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी
v लिख देते हैं, इसको हम लोग u नहीं सिंपल v लिख देते हैं, तो कितना हो जाएगा 2EF/m, ठीक है, √2। और फाइनल काइनेटिक एनर्जी हमें क्वेश्चन में कितनी गिवन है 40, तो आप यहाँ पे रख दो 40, मास सेम है 0.2, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा v इक्वल्स टू √2 × 40 डिवाइडेड बाई 2 × 10, 2 से 2, तो ये √400 यानी कितना आ रहा है 20 मीटर पर सेकेंड आ रहा है हमारे पास, क्या आ रहा है फाइनल वेलोसिटी। तो हम लोग इसको भी क्लियर कर लेते हैं, हमें पता पड़ गया हमें कैसे निकालनी है। तो अब हमारे पास फाइनल वेलोसिटी कितनी आई 20 मीटर पर सेकेंड, इनिशियल वेलोसिटी आ गई, फाइनल वेलोसिटी आ गई, लेकिन हमें एक्सीलरेशन भी चाहिए इस इक्वेशन के लिए, तो वो हम लोग कैसे निकाल सकते हैं, हमारे पास टाइम गिवन है, टाइम है और वेलोसिटी है, तो हम फर्स्ट इक्वेशन में मोशन लगाते थे v इक्वल्स टू u माइनस 80 लिख रहे हैं, बिकॉज हमें पता है इसकी वेलोसिटी क्या हो रही है, कम हो रही है। v कितना है 20, u कितना है 30, माइनस का a, और टाइम कितना है 1 सेकेंड दे रखा है क्वेश्चन के अंदर, टाइम इक्वल्स टू 1 सेकेंड, तो यहाँ से एक्सीलरेशन देखो कितनी आ रही है, एक्सीलरेशन आ रही है 30 माइनस 20 विच इज 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आ गया हमारे पास एक्सीलरेशन। अब सिंपली आपको s निकालना है ना, तो s इस फॉर्मूले में फ्रॉम इक्वेशन 1 क्या हो जाएगा, s इक्वल्स टू u स्क्वायर, u कितना है, u है 30, तो 30 मल्टीप्लाई बाय 30 डिवाइडेड बाई 2 × 10, तो ये हो जाएगा 900/20, और s हमारा आ रहा है कितना 45 मीटर। तो इस टाइप से आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट था, काफ़ी कॉन्सेप्ट भी इसके अंदर आ रहे हैं। अभी हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो ये हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन के अंदर हमको फोर्स गिवन है, कितना गिवन है 4xi प्लस 3y² j, और assume distance in meters and force is Newton, okay? If the particle moves from point 1 से 2 से 3, then kinetic energy changes by, ठीक है। तो यहाँ पे हमको कोऑर्डिनेट्स गिवन है, एक्स और वाई की लिमिट्स गिवन है, तो हम सबसे पहले काइनेटिक एनर्जी और वर्क डन पूछा, तो हम लोग हमारा वर्क एनर्जी थ्योरम लगाएंगे, तो W इक्वल्स टू, और वेरिएबल फोर्स है तो ये हो जाएगा F। देखो सबसे पहले हम लोग निकालेंगे W इक्वल्स टू क्या होता है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी होता है, तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं ना, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी डेल्टा K इक्वल्स टू वर्क डन, तो डेल्टा K वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है F.dr, ये फॉर्मूला हमारे पास है। तो हम लोग आगे इसमें कैसे कर सकते हैं, डेल्टा K इक्वल्स टू F, F कितना है, F है हमारे पास 4x² i प्लस 3y² j है हमारे पास, और आप इसको मल्टीप्लाई कर दो dx, तो ये कितना है dx i प्लस dy j हो जाएगा। तो देखो इसको खोलोगे तो ये हो जाएगा 4x² dx प्लस ये हो जाएगा 3x² ही है ना, ये x है यहाँ पे, ये x है तो ये x² नहीं है, इसको हम लोग x करते हैं, और ये हो जाएगा 3y² dy। अब लिमिट्स लगानी है, तो लिमिट्स आप खुद देखो, इसके अंदर गिवन है क्वेश्चन के अंदर 1 2, ये क्या है, ये x1 y1 है, ये x2 y2 है, तो x1 की लिमिट चाहिए, यहाँ पे dx है तो x की लिमिट कितनी हो जाएगी, x1 कितना है 1 और x2 कितना है 2, तो ये हो जाएगा 1 से 2 तक, ठीक है। y की लिमिट देखो यहाँ पे ये कितना है 2 है और 3 तक जा रहा, तो मतलब 2 से 3 तक हमको लिमिट लगानी है, हो गया। अब आप इसको सॉल्व करो, ये हो जाएगा 4 और x² हो जाएगा 1 से 2 प्लस 3 बार ले लो, और y³ हो जाएगा इसका इंटीग्रेशन, और 2 से 3 हो जाएगा। अब आप इसको सॉल्व करो तो हो जाएगा 4 और ये 2 का स्क्वायर यानी 4/2 माइनस 1/2 प्लस 3, y³ कितना होता है 3 का क्यूब यानी 27 होता है, 27/3 और माइनस 2 यानी 8/3। आप इसको सॉल्व करो तो ये आ जाएगा 4 एंड मल्टीप्लाई बाय 4/2 माइनस 1/2 कितना हो जाएगा 3/2, और ये हो जाएगा प्लस का 3 और 9 माइनस 8/3। आप इसको सॉल्व करो, ये ऐसे ही होगा ना, 3 कॉमन आ रहा है बाहर, और ये हो जाएगा y³/3 हो जाएगा, एंड 2 की लिमिट लगानी है, ओके ठीक है, 3 से 3 तो कैंसिल हो जाएगा। तो अब आप इसको सॉल्व करोगे ना तो ये आ जाएगा 6 प्लस ये 27 माइनस 8 कितना हो जाएगा, ये 19 हाँ, तो ये हो जाएगा 25 जूल, और ये हो जाएगा हमारा आंसर। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। सो ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन के अंदर क्या पूछा है, 2 पार्टिकल्स ऑफ सेम मास m आर मूविंग इन अ सर्कुलर ऑर्बिट बिकॉज ऑफ द फोर्स हमको गिवन है F r इक्वल्स टू व्हाट -16/r माइनस r³। देखो ये जो है ना, ये कौन सा फोर्स है, सेंट्रल फोर्स है। अगर हमें यहाँ पे सर्कुलर मोशन की बात कर रही है, सर्कुलर ऑर्बिट्स में मूव कर रहे हैं, और सर्कुलर ऑर्बिट्स में हमको पता है जो फोर्स है वो कौन सा होता है, या तो सेंट्रीफ्यूगल होगा या फिर सेंट्रीपिटल होगा, दोनों की वैल्यू सेम होती है F²/r, तो हम लोग इसके इक्वल्स में ये लिख सकते हैं
और इससे हमारा mv² कितना आ जाएगा, 8 हो जाएगा, -16 और -r⁴। अगर मुझे अभी कुछ मैंने क्वेश्चन पढ़ा भी नहीं, लेकिन मुझे पता है काइनेटिक एनर्जी चाहिए, तो हाफ mv² कितना हो जाएगा, इसको हाफ से मल्टीप्लाई कर दो, माइनस बाहर ले लो, और ये हो जाएगा 16 + r⁴। ये हमारे पास आ गया काइनेटिक एनर्जी। अब द फर्स्ट पार्टिकल एज डिस्टेंस, एक r = 1 है, एक r = 4 है, दोनों पे काइनेटिक एनर्जी निकालनी है और उनका रेशियो निकालना है। चलो काइनेटिक एनर्जी तो हमने निकाल दी। अब हम लोग काइनेटिक एनर्जी निकालते कहाँ पे, r = 1 पे, तो वो कितना हो जाएगा, -1/2 एंड 16 + 1, इतना ही होगा ना। और m से मल्टीप्लाई करना है, m से मल्टीप्लाई मैंने नहीं किया है क्या, हाफ mv, नहीं m से मल्टीप्लाई किस लिए करेंगे, m ऑलरेडी गिवन है, ठीक है, ये हो गया। तो इसकी वैल्यू कितनी हो गई, ये वैल्यू हो गई हमारे पास -1/2 × 17, यानी -17/2, ये हो गई हमारे पास वैल्यू। दूसरा अब हमें निकालनी है काइनेटिक एनर्जी किस पॉइंट पे, r = 4। दूसरा पॉइंट कौन सा दे रखा है क्वेश्चन के अंदर, हमें दे रखा है r = 4, तो r = 4 पे लगाओ, ये कितना हो जाएगा, -1/2 16 + 2⁴, तो ये हो जाएगा -1/2 16 प्लस कितना 2⁴, कितना होता है, सॉरी 4 है ना, 4⁴ कितना होता है, 16 256 होता है, ये 256। अब हमें रेशियो निकालना है, तो सिंपली काइनेटिक एनर्जी 1 काइनेटिक एनर्जी 2, यानी ये r = 1 पे है और ये r = 4 पे, डिवाइड कर दो, माइनस माइनस दोनों कैंसिल हो जाएगा, तो हो जाएगा 17/2 डिवाइडेड बाय 16 + 256, कितना हो जाएगा, 272 डिवाइड बाय 2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, और ये हमारे पास आएगा 17 डिवाइडेड बाय 272, और ये अप्रॉक्सीमेटली हमको पूछा है, तो ये अप्रॉक्सीमेटली कुछ आएगा 6 × 10⁻², या फिर 0.06 भी लिख सकते हैं। तो ये हो गया हमारा आंसर। तो इस टाइप से आपको सारे क्वेश्चन करने हैं, सारे न्यूमेरिकल्स हमको मेरे को जो इंपॉर्टेंट लगे वो सारे के सारे प्रीवियस ईयर में आ चुके हैं, एक भी ऐसा नहीं था कि जो प्रीवियस ईयर में नहीं आया हुआ था। और इसके अलावा अगर कोई न्यूमेरिकल है तो आप सॉल्व करना, प्रॉब्लम आ रही है तो मुझे बताना। तो अभी के लिए काफ़ी है, इसके बाद में जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें हम लोग बात करेंगे पोटेंशियल एनर्जी की, एंड जो भी पोटेंशियल एनर्जी से रिलेटेड कॉन्सेप्ट और टर्म्स होगी उनके बारे में। तो तब तक के लिए थैंक यू।